दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया और कौवा भोजन की खोज में मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि उन दिनों जंगल में भोजन का मिलना बहुत मुश्किल था। चिड़िया और कौवा थक जाते हैं और नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। शायद आज भी हमें खाली पेट ही घर लौटकर जाना होगा। मैं और नहीं उड़ सकता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं कि और उड़ सकूं। मैं तो इस नदी से पानी पीकर वापस जा रहा हूँ। चिड़िया और कौवे की बातें पास वाला नारियल का पेड़ सुन रहा था। वो एक जादुई नारियल का पेड़ था। वो पेड़ चिड़िया और कौवे से कहता है, कौवे और चिड़िया, मैं तुम दोनों को एक एक नारियल देता हूँ, मगर याद रखना तुम्हें ये नारियल किसी दूसरे भूखे पक्षी को देना होगा। पेड़ जी, मगर हम भी तो भूखे हैं। हम भी भूख से मर रहे हैं। आप हमें नारियल दें ताकि पहले हम अपनी भूख मिटा सके। पहले दूसरों की भूख मिटाओ और फिर बाद में तुम्हें तुम्हारी नेकी का बदला मिलेगा। फिर वो जादुई नारियल का पेड़ चिड़िया और कौवे को एक एक नारियल दे देता है। चिड़िया और कौवा अपना अपना नारियल लेकर अपने अपने घरों को उड़ते हैं। अपने घर के बाहर बीमार बूढ़ी कौवी बैठी हुई थी। कौवे बेटा, मैं बीमार हूँ और भोजन लेने नहीं जा सकती, इसलिए तुम अपना यह नारियल मुझे दे दो। कौवा सोच में पड़ जाता है। अगर ये नारियल मैंने इसे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मैं कोई बहाना बना देता हूँ। ये सोचकर कौवा बूढ़ी कौवी से कहता है, बूढ़ी माँ जी, मैं मेरे पड़ोस में एक बीमार तोता रहता है। मैं ये नारियल का फल उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। माफ करना, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसे कहते हुए कौवा आगे बढ़ जाता है और घने पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर पर मारकर वो नारियल तोड़ता है और खाने लगता है। कौवा वो नारियल खा लेता है। चिड़िया भी अपना नारियल लेकर जा रही थी। वो सोच रही थी कि वो ये नारियल किसे दे। तभी वही बूढ़ी कौवी चिड़िया से वो नारियल मांग लेती है। चिड़िया बेटी, मैं भूखी हूँ, तुम ये अपना नारियल मुझे दे दो। माँ जी, धन्यवाद मेरी मुश्किल आसान करने के लिए, क्योंकि मैं ये नारियल किसी गरीब पक्षी को ही देना चाहती थी। चिड़िया बूढ़ी कौवी को वो नारियल दे देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कौवा और चिड़िया दोनों फिर से उस जादुई नारियल के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। कौवे, क्या तुमने वो नारियल किसी गरीब को दे दिया था? कौवा झूठ बोलता है। हाँ, पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक भूखे तोते को दे दिया था जो उड़ नहीं सकता था। पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक बूढ़ी कौवी को देकर उसकी भूख मिटाई। वो बूढ़ी थी, उड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तुम दोनों ने जो जो किया ठीक किया। फिर वो जादुई नारियल का पेड़ दोनों को एक एक नारियल और दे देता है। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। पेड़ जी, धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आज तो ये नारियल खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। मैं भी बहुत भूखा हूँ। नहीं, ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। आज फिर तुम्हारी परीक्षा है। तुम दोनों जाओ और जंगल में देखो जो पक्षी तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे। तुम दोनों अपना यह फल उसे दे देना। पेड़ की बात मानकर कौवा और चिड़िया फिर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सामने कबूतर बैठा हुआ था, जिसे देखकर कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। अगर मैंने इसे देख लिया तो ये फल इसे देना पड़ेगा, मगर मैं ये फल खुद खाऊंगा। कौवा झरने के पास जाकर बैठ जाता है और मजे मजे से वो नारियल का फल खा लेता है। मगर चिड़िया जानती थी कि अगर उसने वो फल खाया तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए चिड़िया वो फल अपने पड़ोसी कबूतर को दे देती है। कबूतर भैया, ये फल आपके लिए लाई हूँ मैं। मगर चिड़िया, इस मौसम में तुम्हें ये फल कहाँ से मिल गया? कबूतर भैया, ये मेरी एक परीक्षा है। ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज फिर से चिड़िया भूखी थी, वो भूखी सो जाती है। अगले दिन जब चिड़िया नारियल के पेड़ के पास जाती है तो वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम ईमानदार और बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। इस नदी के पार जाओ और सामने आने वाले बाग के सारे फल तुम्हारे हैं। तुम जितने चाहो फल खा सकती हो और अपने दोस्तों को भी दे सकती हो। चिड़िया बहुत खुश होती है और नदी के उस पार चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा भी वहां आ जाता है। पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक बुलबुल को दे दिया था। आज मैं बहुत भूखा हूँ। आज मुझे 2 नारियल के फल देना, ताकि एक मैं खाऊं और एक गरीब को दे सकूं। कौवे, तुम झूठे हो और तुम मेरी परीक्षा में हार गए हो। तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है और रोता हुआ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया एक ऐसे बाग में पहुंच जाती है जहां हर तरफ फल ही फल थे
और चिड़िया वहाँ ही एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और मजे मजे से मीठे फल खाती है। कालू कौवा गोरी कौवी से पहले कभी भी नहीं मिला था। रानो चिड़िया और कबूतर मिलकर उन दोनों की शादी कर देते हैं। गोरी कौवी को सिर्फ खाना खाना बहुत शौक था। वो शादी के रात ही कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए है तो दे दो। अरे गौरी, सुबह ही तो तुमने हमारी शादी में इतना सारा खाना खाया था, फिर भी तुम्हें भूख क्यों लग रही है? मगर कालू जी, वो तो सुबह की बात है, मुझे तो भूख अब लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। अच्छा गौरी, घर में कुछ सूखे दाने पड़े हैं। फिर गोरी कौवी उन सूखे दानों को खा लेती है और कालू से कहती है, इतने कम दानों से क्या होगा? कालू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, मुझे कुछ लाकर दीजिए। मगर गौरी, घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, मैं कहाँ जाकर तुम्हारे लिए भोजन ले आऊंगा? मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस भोजन दीजिए। अच्छा गौरी, ठीक है, तुम रो मत, मैं चिड़िया से कुछ मीठे फल मांग कर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाकर उससे भोजन मांगने लगता है। क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? रानो, अगर तुम्हारे घर में कुछ मीठे फल है तो मुझे दे दो। गौरी को बहुत भूख लग रही है, वो भूख से रोए जा रही है। मेरे पास मीठे फल हैं। कालू भैया, ये लीजिए। कालू कौवा गौरी कौवी को मीठे फल लाकर दे देता है। वो एक झटके में वो 2 मीठे फल खा जाती है। कालू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, मुझे और भोजन खाना है और लाइए। मगर गौरी, इतना सारा खाना मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊंगा? अब तुम सो जाओ, रात हो गई है, खाने के बारे में सुबह देखते हैं। कालू जी, मुझे भूखा पेट सोया नहीं जाता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे और भोजन चाहिए। कालू जी, कुछ करिए। फिर कालू कौवा लूसी कबूतरी के पास जाकर उससे मिठाई मांगकर गोरी कौवी को दे देता है। गोरी कौवी मजे मजे से सारी मिठाई खाने लगती है। कालू जी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब चलिए सो जाइए। ये क्या, मैंने कौन सी भुक्कड़ से शादी की? इससे अच्छा तो मैं जिंदगी में अकेला ही रहता। धीरे धीरे करके कुछ महीने बीत जाते हैं। गोरी कौवी ढेर सारा भोजन खा खाकर मोटी हो जाती है। एक दिन गोरी कौवी अपने पति को फोन लगाती है। उसका पति कालू कौवा अपने ठेले के पास ब्रेड ऑमलेट बेच रहा था। कालू जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप अपने ठेले से मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट भेज दीजिए। थोड़े समय बाद कालू कौवा गोरी के लिए ब्रेड ऑमलेट भेज देता है। वो मजे मजे से ब्रेड ऑमलेट खाने लगती है। वो एक ब्रेड ऑमलेट से उसका पेट नहीं भरता है। वो सीधा अपने पति कालू के ठेले के पास आ जाती है। गौरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? कालू जी, आपने तो सिर्फ मेरे लिए एक ही ब्रेड ऑमलेट भेजा था, एक से मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं आपके ठेले के पास आ गई। कालू कौवा गोरी को एक प्लेट ब्रेड ऑमलेट दे देता है। वो मजे मजे से खाने लगती है। कालू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, और दीजिए। वो धीरे धीरे करके सारे ब्रेड और ऑमलेट खा जाती हैं। कालू कौवे को जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए अपने ठेले में कुछ भी खाना नहीं बचा था। कालू, मेरे लिए एक प्लेट ब्रेड ऑमलेट देना। कबूतर, तुम्हें देने के लिए ये ठेले में कुछ बचा ही नहीं, मैं तुमको क्या दूंगा? मैं अगले दिन से तुम्हारे ठेले पर नहीं आऊंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर कालू कौवे पे गुस्सा हो जाता है। कालू कौवा उदास हो जाता है। उसे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद कुछ दिनों तक गोरी कालू कौवे के ठेले के पास आकर सारा भोजन खत्म करने लगी। कालू कौवा गरीब होता जा रहा था। ऐसे ही एक रात अचानक से गौरी के सीने में दर्द होने लगा। आह कालू जी, आह, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए कालू जी, वरना मैं मर जाऊंगी। कालू जल्दी से गोरी को हॉस्पिटल ले आता है। वहाँ बुलबुल डॉक्टर गौरी से कहती हैं, गौरी बहन, आपको छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? मगर कैसे, क्यों? अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है। गौरी बहन, हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं आता है। आपको खाना पानी कम करना होगा, वरना आपके जान को खतरा हो सकता है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ भी करूँगी। गौरी बहन, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और खाना कम खाना पड़ेगा। गोरी कौवी डर जाती है। उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। उसने बहुत खाना खाना कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए अपने पति कालू कौवे के ठेले में काम करने लगी। धीरे धीरे भुक्खड़ बीवी पतली हो जाती है। फिर कालू और गोरी खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। जंगल में लंबा गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था।
गर्मियों के मौसम के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां जमा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखी लकड़ियों से आग जलाकर ही पक्षी अपने अपने घरों को गर्म रखा करते थे। कालू जी, ये सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लो और अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो उन्हें हम यहाँ से भगा देंगे। इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कौवी, जो हमेशा दूसरे पक्षियों का बुरा सोचते थे, जंगल की सारी सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। तोते और कबूतर भैया, चलो कौवा और कौवी कई दिनों से सूखी लकड़ियां जमा कर रहे हैं, हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डराकर वहाँ से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है। चलो हम भी देखते हैं वो कैसे हमें रोकते हैं। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियां हमने जमा की हुई है। गोरी और कालू, इतनी सारी लकड़ियां तुम क्या करोगे? हमें भी थोड़ी लकड़ियां जमा कर लेने दो। अगर जान चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अगर एक भी लकड़ी उठाई तो यही लकड़ी उठाकर सर में मार दूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं कबूतर भैया, हम इन कौवों से लड़ाई नहीं करेंगे, हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वह सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ी ना थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने घरों में भोजन जमा कर लेते हैं। अगर घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो सब लकड़ी छोड़कर भोजन जमा करने लगते हैं। वह मैदान में जाते हैं, वहाँ चावल के पौधे थे। चिड़िया, कबूतर और तोता उस दिन सारे चावल के पौधों से चावल तोड़ तोड़ कर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। कौवे और कौवी को तो लकड़ियाँ जमा करने के अलावा कोई काम ही ना था। वो अपना घर लकड़ियों से भर लेते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ मीठे फल और गेहूं के दाने जमा करते हैं। कबूतर और तोते भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ ना जमा कर सके? हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर 2-4 दिन घर से बाहर बिना जाना हो तो हमारे घरों में खाने को दाना हो। चिड़िया, आग के बिना हम जी सकते हैं, मगर दाने के बिना तो कोई पक्षी जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में सर्दी भरने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवे और कौवी के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ भी न था, एक दाना भी घर में नहीं था। गोरी, हमने तो सारा वक्त लकड़ियाँ जमा करने में ही जाया कर दिया और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और तोते के घर जाता है। तोते तोते दरवाज़ा खोलो मेरे दोस्त, प्लीज़ मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। लालची कौवे, चले जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कौवे की बात भी नहीं सुनता। दुष्ट कौवे, अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना, मैं तो गोरी के लिए दाना लेने आया था। फिर थक हार कर कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया मेरी बहन, चिड़िया दरवाज़ा खोल दो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कौवे, काले कौवे, मैं ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलूंगी और ना ही तुझे दाना दूंगी। पहले मेरे लिए एक गठरी सूखी लकड़ियों की लेकर आओ, फिर मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक गठरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाना लेना हो तो आते हुए एक गठरी लकड़ियों की ओर लेते आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही जमा करते रहे, लेकिन तुमने अकल से काम लिया और समय पर अपने घर में दाना जमा कर लिया। इसलिए ऐसे मौसम में आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हो और मैं और गोरी बारिश में भूखे मर रहे हैं। इसीलिए तो कौवे भैया कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। चिड़िया का बेटा कुकू जग्गू के घर खेलने आता है। जग्गू की मम्मा ने अपने बेटे के लिए नूडल्स बनाई थी। जग्गू कौवा बैठा नूडल्स खा रहा था। जग्गू, ये नूडल्स तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। हाँ, ये लो, 1 चम्मच खा लो। जग्गू थोड़ी सी नूडल्स कुकू को देता है। कुकू, तुम भी अपनी मम्मा से नूडल्स खाने की जिद करना। आंटी, मगर मेरी मम्मा के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि मुझे नूडल्स बना कर दे। बच्चे जब रोते हैं, जिद करते हैं, तो माँ बाप कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं।
कुकू बच्चा था, वो गोरी कौवी की बात पर पक्का हो जाता है और अपने घर चला जाता है। जग्गू जग्गू, अब देखना चिड़िया का बच्चा घर जाकर अपनी माँ को कितना तंग करेगा। मुझे नूडल्स खानी है, मैं दाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। बेटा कुकू, मेरे पास पैसे नहीं है, मान जाओ बेटा, ये मकई का दाना खा लो, मैं बहुत मेहनत से लाई हूँ। मुझे नहीं खाना ये मकई का दाना। बेटा, मैं सारा दिन आपके लिए काम करती हूँ और आप हो के कभी किसी और कभी किसी बात पर मुझे तंग करते हो। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, एक पैकेट नूडल्स का दे दें। चिड़िया बहन, माफ करना, मैंने उधार बंद कर दिया है। कबूतर भैया, मेरा बेटा दाना नहीं खा रहा, वो बहुत जिद कर रहा है, मैं कल तक आपको पैसे दे जाऊंगी। ठीक है चिड़िया, मगर याद रखना, अगर पैसे कल ना देकर गई तो तुम्हें मेरे घर काम करना होगा। जैसे तैसे चिड़िया अपने बेटे के लिए नूडल्स ले लेती है। कुकू नूडल्स खाकर बहुत खुश होता है। वो ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा कैसे उसके लिए नूडल्स लाई हैं। आंटी, गोरी ठीक ही कहती है, मम्मा ने कोई जुगाड़ लगाकर मुझे नूडल्स लाई दी। कुकू, ये चाबी वाली गाड़ी है, मैं आज ही अपने बेटे जग्गू के लिए लाई हूँ। आंटी, थोड़ी देर मैं भी इस गाड़ी से खेल लूँ। ना, मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं दूंगा। आज फिर अपनी माँ से जाकर जिद करना, देखना तुम्हारी माँ तुम्हें भी ला देगी। जैसे कल मम्मा मेरे लिए नूडल्स ले आई थी, मैं ऐसा ही करूँगा। जब मम्मा चिड़िया घर आती है तो कुकू जोरों से रोने लगता है। मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे चाबी वाली गाड़ी लेनी है। बेटा, वो चाबी वाली गाड़ी तो पूरे 200 की आती है, मैं कहाँ से ला कर दूँ आपको? सबके पास है, गोरी आंटी ने भी। ये क्या तुम हर वक्त गोरी आंटी लगाए रखते हो? बेटा, वो जानबूझकर तुम्हें ऐसे बोलती है ताकि तुम अपनी मम्मा को परेशान करो। गोरी आंटी बहुत अच्छी है, काश मेरी मम्मा भी गोरी आंटी होती। आप जाइए, मैं नहीं बोलता आपसे। कुकू अपनी मम्मा से नाराज हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं कल बाजार जाऊंगी और ला दूंगी तुम्हें भी वो चाबी वाली गाड़ी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। तोते भैया, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, क्या आपके पास कोई काम है? हाँ चिड़िया, मेरी ये लाल मिर्ची छत पर फैलानी है। अगर तुम मेरी लाल मिर्ची छत पर चढ़ाकर फैला दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चिड़िया मान जाती है और टोकरी भरकर मम्मा चिड़िया लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ती है और तोते की लाल मिर्ची छत पर फैलाने लगती है। कुकू भी हर रोज की तरह खेलने के लिए जग्गू के घर जाता है। अभी कुकू घर के बाहर ही था कि उसे गोरी आंटी की आवाज सुनाई देती है। जग्गू, देखना मैं कुकू को इतना बिगाड़ दूंगी कि तंग आकर एक ना एक दिन उसकी माँ मर जाएगी और फिर कुकू के घर पर हम कब्जा कर लेंगे। मम्मा कल भी वो बहुत रोया घर जाकर। उसने तो अपनी मम्मा को गंदी भी कहा था। वो रो रो कर अपनी मम्मा से चाबी वाली गाड़ी मांग रहा था। कुकू ये सब सुनकर रोने लग जाता है। गोरी आंटी बुरी है, मैंने गोरी आंटी की बात मानकर मम्मा को बहुत तंग किया। सारा काम कर लेने के बाद मम्मा चिड़िया आखिरी लाल मिर्ची की टोकरी लेकर सीढ़ी चढ़ रही थी कि मम्मा चिड़िया का पांव फिसल जाता है और मम्मा चिड़िया गिर जाती है। मेरी टांग टूट गई है। किसी न किसी तरह तोता चिड़िया को उसके घर तक पहुंचा देता है। कुकू अपनी मम्मा की टांग पर पट्टी बंधी हुई देखकर रोने लग जाता है। मम्मा, आपकी टांग पर क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ बेटा, आप मुझसे नाराज ना होना। मैंने आपकी चाबी वाली गाड़ी लेने के लिए पैसे बना लिए हैं। मिट्ठू, वो चाबी वाली गाड़ी लेकर आने ही वाला होगा। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता चिड़िया के घर आता है। ये रही चिड़िया चाबी वाली गाड़ी। जितना तुमने मेरा काम किया था उन पैसों से चाबी वाली गाड़ी ही आई है। मिट्ठू चाबी वाली गाड़ी देकर चला जाता है। बेटा, आप अब भी खुश नहीं हुए हो क्या? कोई और चीज लेनी है अब? मम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मुझे सब पता चल गया है। गौरी आंटी जानबूझकर मुझे ऐसी बातों पर लगा रही थी ताकि मैं आपको परेशान करूं। आज के बाद मैं कभी आपको तंग नहीं करूंगा। ऐसे कुकू सुधर जाता है और हमेशा अपनी माँ का हर कहना मानता है।